जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्यामिंद स्टडी पर। आज किस वीडियो में हम लेकर आए हैं शिक्षण कौशल वाला जो कल मैंने पोर्शन बताया था। आज उसके आगे जिसमें मैंने वर्तमान भारतीय समाज लिया था, जिसमें चैप्टर था शिक्षा की संकल्पना। आज उसी के आगे हम सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा। इससे सुपर टेट में जरूर प्रश्न बनते हैं कि इस वैदिक कालीन शिक्षा में क्या शिक्षण विधियाँ थीं, कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, इस टाइप के। तो आज हम वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए शुरुआत करते हैं हम। और सुपर टेट की तैयारी में अब जी जान से लग जाएं। ठीक है, समय कम है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। जिस तरीके से अभी पुलिस वाली यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही, जिसमें जरा भी टाइम नहीं दिया गया है पढ़ने के लिए, 1-1.5 महीने, और तुरंत ले लिया एग्ज़ाम। इसी तरीके से ये होगा सुपर टेट, फिर आप घूमते रह जाएंगे। जो पहले से पढ़ रहे सिलेक्शन उनका होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम। देखो, वैदिक कालीन शिक्षा। अब वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी? वैदिक कालीन शिक्षा वेदों पर आधारित शिक्षा या फिर गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। प्राचीन काल में जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म में तो वेदों पर आधारित शिक्षा होती थी। वेद हमारे 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी। ये वेद बताते हैं भगवान द्वारा रचित हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी। अब जो शिक्षा होती थी वो गुरु के आश्रम में, गुरु के घर में दी जाती थी। उसी को हम वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अब इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इस चीज़ को देखें। जो वैदिक कालीन शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य इसका था केंद्र बिंदु, मतलब धर्म से रिलेटेड। उसका पहला उद्देश्य था इसमें मनोभाव, यानी मतलब पहले इंसान बनो। ठीक है, इसके बाद मोक्ष प्राप्ति एवं धर्म संस्कृति का प्रसार, धर्म का प्रसार, संस्कृति का प्रसार, ये था मेन उद्देश्य। मेन उद्देश्य इसका था कि सबसे पहले आप मनुष्य बने, क्योंकि उसके पहले आदि मानव थे ना। ठीक है, तो सबसे अगर मनुष्य बनो, मनुष्य के बाद मोक्ष प्राप्ति के बाद धर्म प्रचार, संस्कृति का प्रसार। ठीक है, ये था। और केंद्र बिंदु इसका धर्म था। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है केंद्र बिंदु इसका धर्म था। ये उसको उद्देश्य थे। वैदिक शिक्षा गुरु के नियंत्रण से प्रभावित थी। ठीक है, जो वैदिक शिक्षा होती थी, वैदिक शिक्षा प्रणाली, उस टाइम पे गुरु के नियंत्रण, सब कुछ गुरु के यहाँ होता था। गुरु के अनुसार सब कुछ शिक्षा दी जाती थी। गुरु के यहाँ पे आश्रम में वहीं लड़के जाते थे। ठीक है, वहीं पढ़ते थे, वहीं सब कुछ होता था। पूरा नियंत्रण केवल गुरु का था, ना उस पर राजा का था वहाँ के, यानी किसी का नियंत्रण नहीं होता था, केवल गुरु का नियंत्रण होता था। ठीक है, गुरु केंद्रित या अध्यापक केंद्रित शिक्षा मानते थे उस टाइम पे। गुरु ने अगर आज्ञा दे दी तो वही काम करना पड़ेगा, इसलिए गुरु के नियंत्रण में शिक्षा थी। यह शिक्षा जाति आधारित थी, जिसे केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्राप्त कर सकते थे। यह जाति आधारित शिक्षा थी उस टाइम पे। जो वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण होते थे। उसमें केवल ब्राह्मण प्राप्त करता था इस शिक्षा को, और क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, शूद्र को शिक्षा प्राप्त नहीं करने का वो अथॉरिटी थी। और इसमें देखो, एक वेद का ज्ञाता होता था, उसे स्नातक बोला जाता था। ठीक है, जो आजकल ग्रेजुएशन बोलते हैं। और 2 वेद के ज्ञाता को वसु बोला जाता था। ठीक है, जो 2 वेद पढ़ लेता था तो उसे वसु बोलते थे। और 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र बोला जाता था। जिसे 3 वेद पढ़ लेता था, 3 वेदों का ज्ञान हो जाता था, उसे रुद्र बोला जाता था। और जो 4 वेद का ज्ञाता हो जाता था उसे आदित्य बोला जाता था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसे जरूर देख लें। ठीक है, 1 वेद के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को वसु, 3 वेद को ज्ञात रुद्र और 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य। ठीक, अब आगे देखो।
अब शिक्षा व्यवस्था कैसी थी इसको समझें। शिक्षा व्यवस्था देखो उस टाइम पे सबसे पहले क्या था, 5 वर्ष की आयु में चूड़ाकर्म संस्कार होता था। ठीक है, चूड़ाकर्म संस्कार या विद्या गृह विद्या संस्कार। ठीक है, विद्या आरंभ गृह विद्या आरंभ संस्कार, जिसमें घर में ही विद्या प्रारंभ होती थी। इस संस्कार के बाद बच्चे की गृह शिक्षा शुरू होती थी। प्रायः प्रारंभिक शिक्षा घर में माता पिता और बुजुर्गों के बीच ही संपन्न होती थी। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में चूड़ाकर्म संस्कार होता था। देखो अभी भी होता है, जिसे मुंडन बोलते हैं। ठीक है, बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो बाल मुड़वा दिए जाते उसके, तो उसी टाइप का होता था ये चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे मुंडन बोलते हैं। उस टाइम पे अभी भी होता है ये हिंदू धर्म में। तो 5 वर्ष के होते ही और चूड़ाकर्म संस्कार होता था। इसके बाद घर पे ही उसकी विद्या प्रारंभ हो जाती थी। घर पे माता पिता और बुजुर्गों के बीच चीज़ें सीखता था। ठीक है, इसके बाद फिर जाता था गुरुकुल। आगे देखो, उपनयन या मौजी संस्कार। अब इसके बाद क्या था, जब बच्चा 5 वर्ष के बाद, उपनयन की आयु अलग अलग प्रकार की थी। जैसे ब्राह्मण छात्र के लिए थी 8 वर्ष और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। ठीक है, उपनयन संस्कार या मौजी संस्कार की अलग अलग आयु थी। जब उपनयन संस्कार होता था उस टाइम पे गुरुकुल में प्रवेश किया जाता। अब देखो इसमें देख लो, गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार कराया जाता था। ठीक है, इस संस्कार के बाद गुरु सावित्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा शुरू करते थे। अब देखो उपनयन संस्कार, देखो यहाँ पे अभी भी कहीं कहीं आश्रम चल रहे, गुरुकुल चल रहे, तो देखो ये यहाँ देखो ये अपने अपने बाल मुड़वाए हैं और तिलक चंदन किए, ये सब पूरा तामझाम पहने हैं, तो इसी को उपनयन संस्कार कहते हैं। तो ये जब गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार कराया जाता था। ठीक है, इस संस्कार के बाद गुरु सावित्री मंत्र का उपदेश देकर शुरू शिक्षा करते थे। गुरु जो ये संस्कार हो जाता था, इसके बाद सावित्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा शुरू करते थे जो वहाँ के गुरु रहते थे। इस धार्मिक संस्कार के बाद छात्र भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता था। मतलब जो पहले भौतिक समाज, मतलब समाज से रिलेटेड था, तो उस टाइम पे भौतिक, फिर इसके बाद आध्यात्मिक माने जाने लगता था। उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता था और द्वैज कहलाने लगता था। ठीक है, उपनयन संस्कार के बाद भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता था और द्वैज कहलाने लगता था जो भी शिष्य होता था। उपनयन का अर्थ क्या होता है? अब उपनयन का अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। गुरु के पास ले जाना अर्थात शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना। पहले क्या थे, राजा और होते थे तो जिनके बच्चे थे, ठीक है, तो अपने वो ये सब पहले सबसे अगर चूड़ाकर्म संस्कार होता था तो घर पे ही विद्या प्रारंभ कर देते थे बुजुर्गों और माता पिता इन सब के बीच में। इसके बाद जब शिक्षा की बारी आती थी, 8 वर्ष का हो जाता था मान ली ब्राह्मण बालक, और क्षत्रिय बालक 11 वर्ष का और वैश्य बालक 12 वर्ष का, तो इसके बाद गुरु के पास ले जाते थे, तो वहाँ उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, इसी मतलब उपनयन का मतलब है गुरु के पास ले जाना। ठीक, वहीं छोड़ाते थे, वहीं उसकी शिक्षा दीक्षा चलती थी, जो कुछ भी चलती थी बराबर। और अध्ययन काल का समय रहता था 12 वर्ष, मतलब 12 वर्ष तक पढ़ाई होती थी। ठीक, 12 वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी गुरु को द्वारा। वहीं रहता था, वहीं भिक्षाटन करता था शिष्य। ठीक है, वहीं सब कुछ करता था, वहीं गुरु का काम करेगा, वहीं शस्त्राभ्यास होता था, वहीं सब कुछ सिखाया जाता, सब कौशलों को सिखाया जाता था वहाँ। आगे देखो, वेशभूषा क्या थी? वेशभूषा देखो, ब्राह्मण की मेखला, ठीक है, मूंज की होती थी, और क्षत्रिय की मेखला तांत की होती थी। देखो ये ब्राह्मण और यहाँ क्षत्रिय, इसकी जो पहनावा थी, वेशभूषा किसकी होती थी? तांत की। ये मूंज की बनी होती थी। मूंज एक देखा होगा रस्सी आती है कोई करके, उसी टाइप का एक कपड़ा रहता था, उसकी होती थी। और वैश्य की मेखला ऊन की होती थी। अब यहाँ मेखला का थोड़ा अर्थ नहीं आ रहा समझ में, वैसे मेखला को यहाँ इससे भी कह सकते हैं जो जनेऊ वगैरह है। ठीक, बाकी मेखला का मतलब यहाँ वेशभूषा से रिलेटेड है। ब्राह्मण की मूंज की होती थी, ठीक है, और क्षत्रिय के तांत की होती थी, वैश्य की ऊन की होती थी।
ये प्रश्न आते हैं, इनको देखना है, ठीक है। आगे देखो, शिक्षा का केंद्र। शिक्षा का केंद्र गुरुजनों के आश्रम या घर, जहाँ पे गुरु लोग रहते थे, ठीक है, गुरुजन रहते थे, तो वहाँ वही शिक्षा का केंद्र था, वही विद्यालय थे, उन्हीं को विद्यालय माना जाता उस टाइम पे। आश्रम थे गुरुजनों के, तो वहीं रहना, खाना पीना, उड़ना सब कुछ चलता था, सब कुछ। अब जैसे देखो इस तस्वीर में गुरु वाल्मीकि दिख रहे हैं और माता सीता दिख रही हैं। ये उत्तरकांड में रामायण आपने देखी होगी, लव कुश जब माता सीता को पुनः वनवास हो जाता है, तो उस टाइम पे जब लव कुश उत्पन्न हो जाते हैं, लव कुश के जन्म के बाद ये महर्षि के यहाँ, वाल्मीकि के यहाँ ठहरती हैं, तो वही है आश्रम में। तो उसी आश्रम में लव कुश की शिक्षा दीक्षा होती है, ठीक है। ये गुरुजनों के आश्रम होते थे शिक्षा के लिए। कभी रामायण देखी होगी तो ज़रूर पता चल जाएगा। रामायण तो हमारे हिसाब से सब लोग देखते हैं, ज़रूर देखी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे देखो, शिक्षा का केंद्र, अरे यार ये डबल बार आ गया, चलो ठीक है। ये गुरुजनों के आश्रम देखो इस टाइप के होते थे, ठीक है। आगे देखो, शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा था। शिक्षा संस्कृत भाषा में होती थी, ठीक है। जो भी शिक्षा दी जाती थी संस्कृत भाषा में दी जाती थी प्राचीन काल में। आगे देखो, शिक्षण विधि। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, शिक्षण विधि थी मौखिक, श्रवण, मनन, निध्यासन। पहले सुनो, मनन करो, फिर निध्यासन का मतलब है लेटते टाइम एक बार फिर पूछताछ चलती थी, या अपने मन में रिवाइज करके, ये समझ लो, ठीक है। श्रवण सुनना, मनन करना, निध्यासन। मौखिक शिक्षण विधि मौखिक थी उस टाइम पे, कोई लिखित नहीं होती थी जिस टाइप में अब होती है आधुनिक काल में। आगे देखो, समावर्तन संस्कार। अब लास्ट में जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर लेता था, उस टाइम पे जब घर लौटता था तब समावर्तन संस्कार होता था। देखो, विद्यार्थी जीवन पूर्ण कर घर लौटते समय, ठीक है, समावर्तन संस्कार। विद्यार्थी जीवन पूर्ण होने पर गृह जीवन में पुनः लौटते समय समावर्तन संस्कार होता था। गुरु शिष्य को नया वस्त्र आभूषण, गुरु शिष्य को नया वस्त्र आभूषण, जूता, पगड़ी, अंजन, छाता आदि देकर विदा करता था। जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी उसके बाद समावर्तन संस्कार होता था। घर के लिए जब विद्यार्थी जाता था या बालक जाता था तो गुरु उसको नया वस्त्र आभूषण देता था, जूता देता था, पगड़ी देता था, अंजन देता था, छाता देता था। इन सबको देकर विदा करता था। अंत में शिष्य अपनी सामर्थ्य से गुरु दक्षिणा देता था। अंत में शिष्य गुरु दक्षिणा देता था गुरु को अपनी सामर्थ्य अनुसार, ठीक है। देखो यहाँ तस्वीर में समावर्तन संस्कार, ठीक है, दिख रहा है। इसी को कहते हैं समावर्तन संस्कार, जब शिक्षा पूर्ण होने के बाद घर वापसी। देखो ये आश्रम है गुरु का, ये घर लौट रहा है, इसको नए कपड़े और ये सब चीज़ें दी गई। आगे चलो, अब देखो इसके कुछ पॉइंट हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का समावेशन नहीं था। बिल्कुल बाल मनोविज्ञान बिल्कुल रिलेटेड नहीं था वैदिक शिक्षा प्रणाली में। वैदिक शिक्षा बाल केंद्रित ना होकर एक मार्गी थी, ये गुरु केंद्रित थी, यानी अध्यापक केंद्रित होती थी। ये बाल केंद्रित बिल्कुल नहीं थी। एक मार्ग था इसमें आध्यात्मिक, ईश्वर को प्राप्त करो, आत्मा, ठीक है, मतलब धार्मिक था। इसका केंद्र बिंदु था तो वो धर्म ही था सब कुछ। प्रायः प्रत्येक विषय प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य था। कोई भी विषय सबके लिए अनिवार्य था। ये नहीं था कि ये विषय हम नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, जो अब होता है आर्ट साइड साइंस साइड अलग रहता है सब कुछ। तो उस टाइम पे सब विषय सबके लिए अनिवार्य थे। धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों का ही प्राधान्य था। मतलब सबसे ज़्यादा धार्मिकता और सत्य, ब्रह्म, इन चीज़ों प्रधानता दी जाती थी।
माध्यम संस्कृत भाषा था, बिल्कुल सही। अन्य भाषाओं पर जोर नहीं दिया जाता, केवल संस्कृत पर जोर दिया जाता है। श्लोक जो भी रटवाए जाते थे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मतलब इसी तरीके से श्लोकों के द्वारा एक केवल संस्कृत भाषा माध्यम थी, अन्य कोई भाषा नहीं थी। स्त्री शिक्षा का प्रचार ना था, मतलब स्त्री शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। शिक्षा पद्धति मौखिक थी, बता ही चुके। ठीक है, जिसमें श्रवण मनन निध्यासन, लेखन अभ्यास पर जोर नहीं दिया जाता, लिखने का कोई मैटर नहीं था। आगे देखो, वैदिक शिक्षा को सूत्र उपनिषद कालीन शिक्षा भी कहते हैं। इस चीज को थोड़ा देखना है इसको। वैदिक शिक्षा को सूत्र उपनिषद कालीन शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है। शिक्षा का अर्थ अंतर्ज्योति प्रकाश से था, मतलब आत्मा ही, मतलब अपने आप में अपने ईश्वर को ढूंढो, इस टाइप से अंतर्ज्योति प्रकाश से था। प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता थी, मतलब खुले में शिक्षा होती थी। जैसे तुमने देखा हो गुरुजनों के आश्रम थे। ठीक है। बाहर, मतलब जो भी नगर थे उनके बाहर बना रहते थे गुरुओं के आश्रम। ठीक है। वहाँ एकदम प्राकृतिक वातावरण होता था। ठीक है। कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं था, वातावरण एकदम मस्त था उस टाइम का। शिक्षा परा अपरा दो प्रकार की होती थी, शिक्षा परा अपरा दो प्रकार की होती थी। ठीक है। निःशुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचलन भारत में आदिकाल से ही हो गया था। शिक्षा निःशुल्क थी और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचलन आदिकाल से ही भारत में हो गया था। बिल्कुल निःशुल्क थी, इसमें कोई फीस वाला मैटर नहीं था। कक्षा में छात्र संख्या बढ़ जाने पर कक्षा नाभिकीय पद्धति द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता था। जब छात्र संख्या बढ़ जाती थी गोला में बिठा देते थे, तुमने देखा होगा। जो नाभिकीय पद्धति का मतलब है, बीच में गुरु बैठ जाता था, आसपास ऐसे 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 ये इस टाइप से चेले बैठ जाते थे, शिष्य। ठीक है। इसी को नाभिकीय पद्धति बोलते हैं, जब जनसंख्या बढ़ जाती थी। अब देखो प्रश्न लिए हैं, ये इम्पोर्टेंट थे, जो भी पॉइंट मैंने बता दिए हैं, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखो पहला प्रश्न, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी? नहीं यार, निःशुल्क थी, अभी हाल पड़ा है। शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी? बिल्कुल गलत बात, आश्रम में दी जाती थी। शिक्षा पर राजा का नियंत्रण था? नहीं था, बिल्कुल केवल गुरु का नियंत्रण था। शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। ठीक है, ये चौथा विकल्प सही है। ठीक, यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थीं, कौन कौन बताओ? श्रवण मनन निध्यासन। ठीक है। इसके बाद खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ना तो खेल विधि थी, ठीक है, ना ही प्रोजेक्ट विधि थी, और ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। तो जब ये दे दिया, ये थी श्रवण मनन और निध्यासन। ठीक है। मौखिक शिक्षण विधि होती थी, उसके अंतर्गत ये चीज़ें आती थी। सुनो, मनन करो और निध्यासन लेटते समय फिर एक बार उन्हें अपने दिमाग में रिवाइज करो। ये विधियां थी। यहाँ पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, चूड़ा कर्म संस्कार कब होता था? देखो, 6 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की। देखो हमने पढ़ा था चूड़ा कर्म संस्कार शुरुआत में ही होता था, जिसे मुंडन बोलते हैं। वो घर पे जो विद्या आरंभ की जाती थी तब होता था, 5 वर्ष की आयु में। ठीक है। अभी भी होता है चूड़ा कर्म संस्कार। ठीक है, मुंडन बोलते हैं। यहाँ दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या था? देखो, उपनयन का अर्थ बताया था, विद्यालय में ले जाना शिक्षा हेतु। विद्यालय का कोई उस टाइम पे चलन नहीं था, हटाओ इसको। शिक्षा प्राप्त के बाद घर ले जाना, नहीं। शिक्षा प्राप्त के बाद घर ले जाना तो समावर्तन संस्कार होता था, इसको हटाओ। गुरु के पास ले जाना शिक्षा हेतु, ये सही है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है, गुरु के पास ले जाना शिक्षा हेतु। उपनयन का शाब्दिक अर्थ था गुरु के पास ले जाना शिक्षा हेतु। जब उपनयन संस्कार हो, जब उपनयन का मतलब ये है शिक्षा के लिए राजा महाराजा या जो भी होते थे, जो भी शिष्य जाते थे उस टाइम पे
गुरु के पास उनके गार्जियन ले जाते थे शिक्षा के हेतु अपने बालक को छोड़ने, उसी को बोला जाता है उपनयन। और गुरु आश्रम में ले जाना ये नहीं बन रहा है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा जय हिंद। ठीक है, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, कंटेंट अच्छा है, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा आराम से। ठीक है, सब कुछ दिया है, ऐसा कंटेंट इतनी जल्दी कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा आपको, कोचिंग वाले भी नहीं कराएंगे। अब ये चीज़ दिमाग में छप जाती है, बिल्कुल सरल कंटेंट है। बाकी आप DLED की बुक उठा के देखोगे ना, इतनी मोटी है तो कंफ्यूज हो जाओ। और आना 10 नंबर का है शिक्षण कौशल से, उसमें से भी वर्तमान भारतीय समाज वाला पोर्शन चल रहा। अब सब किताबी की किताबें दी हैं, अब उनमें से निचोड़ कर जो मैं ला रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सभी को मेरा जय हिंद, पढ़ते रहिए।